हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइव पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असम और बिहार में आई बाढ़ की। न्यूज़ चैनल्स में शायद आप सभी ने ना सुना हो, लेकिन कोविड-19 और स्टेट्स में अपनी सरकार बचाने की तरह ही और भी मुश्किलें हैं जिससे लोग परेशान हैं। और ऐसी ही बहुत सी मुश्किलों में से एक मुश्किल है असम और बिहार में आने वाली बाढ़। दोस्तों, असम और बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है और इसको लेकर सरकारों द्वारा आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया गया है जिससे वहां आने वाली बाढ़ को रोका जा सके या वहां होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। और हर साल की तरह इस साल भी असम और बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। तो क्या है वहाँ के ताज़ा हालात और क्या है वहाँ हर साल बाढ़ आने की वजह, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। दोस्तों, आप सभी को पता होगा असम कोई छोटी स्टेट नहीं है गोवा या दिल्ली की तरह। हाँ, दिल्ली की पॉपुलेशन एक छोटी स्टेट होने के बावजूद 2 करोड़ है, वहीं असम की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है। और हर साल असम में बाढ़ आने के एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो जहां असम का कुल एरिया 78.5 लाख हेक्टेयर्स है, तो उसके हिसाब से करीब 30 से 35 लाख हेक्टेयर हर साल वहां बाढ़ से इफ़ेक्ट होता है, जो कि कुल असम का करीब 40% है। तो आप सोच सकते हैं कि हर साल बाढ़ आने से असम का कितना बड़ा एरिया इफ़ेक्ट होता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में जहाँ हिमालय से बहुत सी नदियाँ उतरती हैं, जो कि असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में आती हैं, वहीं असम में जो कि बाढ़ की मेन वजह मानी जाती है वो है ब्रह्मपुत्र, जो कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते असम में आती है। ब्रह्मपुत्र के साथ ही और भी बहुत सी नदियाँ असम में आती हैं और इसमें से ज़्यादातर छोटी नदियाँ ब्रह्मपुत्र में असम के अंदर ही मिल जाती हैं। और ब्रह्मपुत्र जो कि बहुत विशाल, पहले से ही बहुत विशाल एक नदी है, उसमें मिलकर उसे और विशाल बना देती हैं और उसका एरिया और बढ़ जाता है। और जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र जो कि एक विशाल नदी है, ये असम को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसके अलावा असम के अगर हम नेबर स्टेट्स की बात करें तो मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स इसके नेबर स्टेट्स हैं, जो कि बहुत ही ग्रीनरी वाले स्टेट हैं। और साथ ही मेघालय, जहां इंडिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये स्टेट भी इसकी नेबर है। तो इसीलिए यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। अब जबकि ब्रह्मपुत्र की बात हो ही रही है और असम में भी बाढ़ आने की वजह इसे ही माना जाता है, तो चलिए ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र जो कि एक अनस्टेबल रिवर है, मतलब ये रिवर कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं बहती, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। साथ ही ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट रिवर है और 15 लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 3969 किलोमीटर है। ये नदी तिब्बत में मानसरोवर कैलाश पर्वत से शुरू होती है। तिब्बत में इस नदी को यारलंग संगपू के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ये नदी इंडिया में आती है। इंडिया में आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में जाती है और असम को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड करके ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र का नाम बदल के जमुना हो जाता है। यमुना नहीं, जमुना हो जाता है। जमुना के बाद ये नदी बांग्लादेश में ही पद्मा नदी से मिलती है, जो कि गंगे के नाम से भी जानी जाती है। उसका नाम फिर बदल के, आखिरी बार फिर बदल के मेघना हो जाता है और मेघना के बाद ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी बीच ब्रह्मपुत्र में बहुत सी छोटी नदियाँ मिलती भी हैं और बहुत सी छोटी नदियाँ इसमें से निकलती भी हैं। जैसे कि असम में ब्रह्मपुत्र में लोहित और दिबांग नाम की नदी आकर इसमें मिलती है। कहीं भी जहाँ बाढ़ आती है वहाँ बाढ़ आने की सिर्फ़ एक ही वजह होती है और वो है
वाटर लेवल का बढ़ जाना। वाटर लेवल वैसे तो बहुत सी चीज़ों से बढ़ सकता है, लेकिन इसके पीछे जो मेन वजह है, जो मेन कारण है, वो है क्लाइमेट चेंज। हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ही गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है, और बारिश के मौसम में, बारिश के कम दिनों में ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ही दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने लगा है, और जिसकी वजह से ग्लेशियर भी बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों का वाटर लेवल भी इसी वजह से बढ़ा रहता है। ब्रह्मपुत्र जो कि खुद एक ग्लेशियर से निकलती है, इसीलिए उस नदी का भी वाटर लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। और मानसून के मौसम में जहाँ असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ ब्रह्मपुत्र का वाटर लेवल और भी बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र ना सिर्फ असम में बल्कि बांग्लादेश में जाके भी बाढ़ का सबब बनती है और वहाँ भी तबाही मचाती है। इसके अलावा अगर मैं इसकी और हिस्ट्री में जाऊँगा तो शायद और टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर से बता दिया है। और अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में अलग से जाकर पढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर का बढ़ना, फॉरेस्ट कटिंग, हेवी रेनफॉल और साथ ही अनस्टेबल, ये सारी चीज़ें मिलके ब्रह्मपुत्र को एक ऐसी नदी बना देते हैं जो कि हर साल असम में बाढ़ आने की वजह बनती है। इसके अलावा एक वजह और भी है, जब भी बाढ़ का पानी उतर जाता है और वो लोग जो बाढ़ के टाइम वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, वो दोबारा आकर वहीं फिर से अपना घर बना लेते हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि उन लोगों के लिए कहीं और इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि हर साल सिर्फ राहत पैकेज अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। सरकार को सोचना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए प्लान बनाने पड़ेंगे। और साथ ही ब्रह्मपुत्र जो कि एक विशाल नदी है, एक बड़ी नदी है, उसके रास्ते में जितने भी लोग रहते हैं उनको हटाकर उनका इंतज़ाम कहीं और किया जाए और नदी का रास्ता साफ़ किया जाए, उसको एक फ्री फ्लो दिया जाए, ताकि हर साल बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। असम की ताज़ा सिचुएशन की अगर हम बात करें, अभी की सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो असम में 33 ज़िलों में से 20 से ज़्यादा ज़िले इसकी चपेट में हैं। वहीं 27 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और 100 से ज़्यादा लोगों की लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से जान जा चुकी है। वहीं काजीरंगा जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये लगभग ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच आता है, वहाँ भी 80% से ज़्यादा एरिया इसका इफ़ेक्टेड है और 100 से ज़्यादा जानवर जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवर हैं वो भी मारे जा चुके हैं। तो ये थे असम के ताज़ा हालात। कहीं आप बोर तो नहीं हो गए? वैसे प्रोपेगेंडा देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे टॉपिक्स पे भी हमें नज़र डाल लेनी चाहिए, इनके बारे में भी जान लेना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं बिहार की तरफ और जानते हैं वहाँ की ताज़ा सिचुएशन और वहाँ बाढ़ आने की वजह। बिहार की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो बिहार की पॉपुलेशन करीब 13 करोड़ है, जो कि असम की पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। वहीं बिहार इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट है। यूपी उत्तर प्रदेश आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, जो कि 23 करोड़ पॉपुलेशन के साथ है। वहीं बिहार में करीब 75% लोग हर साल बाढ़ से इफ़ेक्ट होते हैं। वहीं पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में बाढ़ से इफ़ेक्ट होने वाले एरिया में से 16% एरिया और पूरे इंडिया में इफ़ेक्ट होने वाली पॉपुलेशन में से 22% पॉपुलेशन सिर्फ बिहार में इफ़ेक्ट होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया और कितनी बड़ी पॉपुलेशन बाढ़ से सिर्फ बिहार में इफ़ेक्ट होती है। असम की तरह बिहार में भी हज़ारों लोग यहाँ इफ़ेक्ट होते हैं। सौ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और कई लोगों की जान जाती है। बिहार में भी असम की तरह ही बाढ़ आने की वजह उत्तर भारत हिमालय से तेज़ रफ्तार में उतरने वाली नदियाँ ही हैं, जिनमें गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी का नाम फेमस है। इन नदियों की ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप इनके बारे में भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो अलग से जाकर पढ़ सकते हैं। ये सारी नदियाँ नेपाल और तिब्बत के पहाड़ी एरिए से जब तेज़ रफ्तार में
बिहार और असम के मैदानी एरियो में आती हैं तो यहाँ के मैदानी एरियो को पानी पानी कर देती हैं। साथ ही ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। रफ्तार में उतरकर जब ये नदियाँ असम और बिहार के मैदानी एरियो में आती हैं तो यहाँ बने एम्बैंकमेंट जो इनको रास्ता देने के लिए बने होते हैं और वाटर स्टोरेज के लिए बने डैम, ये सब भी टूटकर इन्हीं के साथ बहने लगते हैं और इसका पानी बाढ़ की शक्ल में पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर जमा होने लगता है और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। इस साल की तरह भी हर साल बाढ़ आती है चली जाती है। सरकारों द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं, राहत बचाव के पैकेज और अनाउंसमेंट किए जाते हैं। अगर सरकार द्वारा अलर्ट जारी ना किया जाए तो क्या वहाँ के लोग नहीं बच पाएंगे? बिल्कुल बच पाएंगे, क्योंकि सरकार से पहले ही वहाँ रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि बाढ़ आ चुकी है और सरकार के बचाव कार्य शुरू होने से पहले ही वहाँ के रहने वाले लोग ही आपस में अपना बचाव कार्य शुरू कर चुके होते हैं। सरकार की नींद ज़रा देर में खुलती है या तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही खुलती है। बिहार में बाढ़ आने की वजह नेपाल से छोड़े पानी को बता दिया जाता है। नेपाल ने पानी छोड़ दिया इसलिए बिहार में बाढ़ आ गई। मोटी मोटी हेडलाइनें चला दी जाती हैं कि जी नेपाल ने पानी छोड़ दिया इसलिए बिहार में बाढ़ आ गई। तो ज़रा ये भी बता दीजिए कि असम में क्यों बाढ़ आ गई। असम में तो बाढ़ ब्रह्मपुत्र की वजह से आती है और ब्रह्मपुत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आती है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश ने पानी छोड़ दिया इसलिए असम में बाढ़ आ गई? तो क्या आप असम में बाढ़ आने का इल्ज़ाम आप अपनी ही स्टेट पे लगाएंगे? अगर ऐसा ही चलना है तो बांग्लादेश भी यही कहता होगा कि इंडिया ने ब्रह्मपुत्र में पानी छोड़ दिया इसलिए बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। सरकारें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रहती हैं और इसी बीच पिसता है आम आदमी। अपनी गलती दूसरे पर डालकर खुद बचने वाली इस बात से मुझे कभी कभी अपना बचपन याद आ जाता है। इसी बात पर इन प्रोपेगेंडा चलाने वाले न्यूज़ चैनल वालों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा कि जब इतना कुछ बता ही रहे हो कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया इसलिए बिहार में बाढ़ आ गई, तो ज़रा इतना भी बता दो कि नेपाल इतना सारा पानी रखेगा कहाँ? क्या नेपाल के पास पानी छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता है? और अगर उसने पानी रख भी लिया तो कभी ना कभी तो वो पानी छोड़ेगा और वो पानी जब छोड़ेगा तो वो बिहार में ही आना है, वापस ऊपर तो जा नहीं सकता। तो क्या ये अलर्ट और ये सवाल बाढ़ आने से पहले ही अगर सरकारों से पूछ लिए जाएं तो बाढ़ से होने वाले नुकसान में कुछ कमी नहीं आ जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या सरकार को इसके लिए कुछ ठोस कदम, कुछ बड़े प्लान नहीं बनाने चाहिए? कम से कम उन लोगों के लिए इंतज़ाम तो करने ही चाहिए जो वहाँ उस नदी के रास्ते में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। असम की ताज़ा सिचुएशन की बात तो हमने कर ली, अब करते हैं बिहार की ताज़ा सिचुएशन की बात और जानते हैं क्या है वहाँ के हालात। बिहार में बहुत तेज़ बारिश तो हो ही रही है, साथ ही गंडक रिवर में पानी छोड़ने की वजह से गंडक रिवर पर बने डैम और एम्बैंकमेंट टूट गए हैं और पानी बहुत तेज़ी से इलाकों में, बस्तियों में घुस रहा है। बिहार में करीब 11 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। घरों के अलावा पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स और साथ ही रेल लाइन में भी पानी भर चुका है। लोग परेशान हैं, घर छोड़ने पर मजबूर हैं। साथ ही राहत पैकेज और बचाव कार्य की भी न्यूज़ आ रही है, लेकिन पता नहीं इनकी मदद कितने लोगों तक पहुंच रही होगी। दोनों ही स्टेट्स में कोविड के चलते पहले ही हालत ख़राब है। वहाँ के हॉस्पिटल की हालत तो आप जानते ही हैं, और साथ ही अब बाढ़ का पानी जबकि हॉस्पिटल्स में घुस रहा है तो बचे कुछ हॉस्पिटल्स में भी इलाज कुछ ख़ास नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि हमें नेचर से टक्कर नहीं लेनी चाहिए, उससे टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारा ही होना है और हो भी रहा है। इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, अगर बताता तो शायद ये वीडियो और लंबी हो सकती थी, और वैसे भी लोग ऐसे टॉपिक से ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए मोटा मोटा बता दिया है। तो कहीं आप बोर तो नहीं हो गए? चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं।
अगर साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।